नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान की डिटेल सीरीज है उसके सेकंड पार्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम आपके संविधान को बिल्कुल टू द पॉइंट और एक एक फैक्ट को सिंपल और सरल भाषा में समझते हुए चल रहे हैं, सीरियल वाइज समझते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, आपको याद हो जाएं। भारत के संवैधानिक इतिहास को हम कर रहे थे। हमने बात करी थी इसे दो चरणों में बांटा जाता है, एक कंपनी का शासन और एक ब्रिटिश ताज का शासन। कंपनी के शासन के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक जो अधिनियम आए और किस अधिनियम में क्या बातें थी उनको हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने इस सीरीज की लास्ट वीडियो को नहीं देखा है उसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम ब्रिटिश ताज के तहत जो आपके अधिनियम आए 1858 से लेकर 1947 तक के, उन सब अधिनियमों को यहां पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और नोट्स हर बार की तरह बिल्कुल टू द पॉइंट्स होंगे और सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के आपको फैक्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए, 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 में भारत में क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीयों को भी थोड़ा शांत करने के लिए उनके लिए कुछ अच्छे अधिनियम यहां पर बनाने होंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें थी उनको जानिए। पहला बिंदु इसमें है, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अभी भारत में कंपनी शासन कर रही थी और ब्रिटिश संसद उस पर नियंत्रण कर रही थी। अब डायरेक्ट शासन किसका कर दिया? ब्रिटिश क्राउन का कर दिया। यानी अब ब्रिटिश क्राउन, सम्राट का प्रतिनिधि यहां पर आकर शासन करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल पदनाम बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया। इससे पहले जो भारत में प्रमुख अधिकारी होता था अंग्रेजों का, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहते थे। इस एक्ट के माध्यम से उसे हटाकर अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। क्वेश्चन आएगा, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कौन होता था? वाइसरॉय होता था। ठीक है, भारत राज्य सचिव पे मत करना। जो भारत राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि होता था। ठीक है, भारत का पहला वाइसरॉय कैनिंग को बनाया गया था। जो कैनिंग है 1857 की क्रांति के समय ये भारत का गवर्नर जनरल था और क्रांति के बाद जब ये एक्ट आया तो ये भारत का वाइसरॉय बन गया। इस प्रकार जो कैनिंग है ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय बना। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका यह है कि किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया? 1858 का अधिनियम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत में दोहरे प्रशासन का अंत कर दिया गया। भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई थी, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। 1858 के तहत दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ में मुगल सम्राट के पद को भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके इस वाले पॉइंट से आते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके पद को या इनको कब समाप्त किया गया? 1858 के एक्ट से। दूसरा क्वेश्चन, भारत में दोहरे प्रशासन का अंत कब किया गया? इसी अधिनियम से। और तीसरा, मुगल पद का, जो मुगल सम्राट का पद था, उसे कब खत्म किया? इसी एक्ट के माध्यम से। भारत का राज्य सचिव का नया पद यहां पर सृजित किया गया। एक नई पोस्ट यहां पर बनाई गई। गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया और एक नई पोस्ट बनाई, भारत का राज्य सचिव। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार थे वो इसको दे दिए गए। यह भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था। अब छोटा सा डिफरेंस को समझना, वाइसरॉय सम्राट का प्रतिनिधि है, सम्राट के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट यानी संसद का पार्ट होता था, संसद का मेंबर होता था, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपसे कि जो भारत का राज्य सचिव होता था ये अपने कर्तव्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटेन के संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या सम्राट के प्रति? तो ध्यान रखेंगे संसद के प्रति। भारत सचिव की सहायता के लिए
15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया, जिसे भारत सचिव की परिषद कहा जाने लगा या शॉर्ट में भारत परिषद कहा जाने लगा। इसका काम भारत के राज्य सचिव को सुझाव देना होता था। इसका चेयरमैन भारत सचिव ही होता था। ठीक है, जो भारत परिषद बनाई गई थी 1858 में, इसका अध्यक्ष कौन होता था? भारत सचिव होता था। इसमें 15 सदस्य होते थे, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे यानी संसद के होते थे, और 7 इसमें कंपनी के सदस्य होते थे। ठीक है, सचिव सहित परिषद के सभी सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अब ये जो ब्रिटिश सचिव होता था या जो भारत सचिव होता था, ब्रिटिश संसद का सदस्य, ये रहता लंदन में था, लेकिन इसको और इसकी पूरी परिषद को वेतन कहां से दिया जाता था? भारत के राजस्व से दिया जाता था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने 1858 के अधिनियम के तहत देखा। ठीक है, और तीनों के बिल्कुल हमने यहां पर सभी तथ्यों को देखा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलता हूं। अब चलेंगे हमारे अगले अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जब 1857 की क्रांति हुई तो जो वायसराय था कैनिंग, वो समझ गया कि भारतीयों को भी अब धीरे धीरे शामिल करना होगा, नहीं तो दोबारा से क्रांति यहां पर हो सकती है। इसीलिए 1861 में एक अधिनियम लाया गया, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या था देखिए। इसके तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। कौन सी कार्यकारी परिषद? वायसराय की कार्यकारी परिषद। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले 4 मेंबर होते थे, अब उनको 5 कर दिया गया। वायसराय को विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने का अधिकार दे दिया गया। जो विधान परिषद होती थी वायसराय की, जो कानून वगैरह बनाती थी, उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगेगा, ये इसमें कहा गया। इसी के तहत 1862 में कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों के, इन राजाओं के नाम नहीं पूछे जाते, केवल पूछा जाता है कहां के राजा थे। तो नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद कर लीजिए कहां के थे और इनका तो नाम आता है। इन तीनों को विधान परिषद में नामित कर दिया और इनके नामित होते ही भारत को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन आता है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत कहां से हुई? तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड था। विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने का अधिकार मिला वायसराय को। 62 में उसने 3 भारतीयों को इसमें नामित कर दिया। विधान परिषद यानी जो विधान बनाएगी, कानून बनाएगी। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को कब शामिल किया गया? 1861 के एक्ट के माध्यम से 1862 में। तीसरी जो बात यहां पर करी गई सबसे इंपॉर्टेंट, कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको आज हम मंत्रिमंडल व्यवस्था कहते हैं, तो भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत कैनिंग के द्वारा 1861 के अधिनियम के तहत करी गई। हालांकि कैनिंग इससे पहले इसकी शुरुआत कर चुका था, भारत में इसकी शुरुआत 1859 में हो गई थी, लेकिन जो इसे मान्यता प्राप्त हुई, संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो 61 के अधिनियम के तहत हुआ। तो आपको अधिनियम पूछेगा तो आपने 61 ही बताना है। क्वेश्चन आता है भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने कब करी थी, किस अधिनियम के तहत? तो तीनों बातें आपके इस पॉइंट से क्लियर हो जाएंगी। चौथी चीज यहां पर क्या करी गई, इस अधिनियम के तहत, कौन सा वाला अधिनियम हम पढ़ रहे हैं? 1861। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब ध्यान कीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या व्यवस्था थी? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीनों का एक एक गवर्नर होता था, तीनों स्वतंत्र होते थे एक दूसरे से। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीयकरण कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की जो शक्तियां थी कानून बनाने की, वो भी बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। उस शक्ति का विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 के तहत करी गई। इसके तहत गवर्नर जनरल की या वायसराय की जो कानून बनाने की शक्तियां थी, उनका विकेंद्रीकरण किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर इस विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और यह विकेंद्रीकरण कि केंद्र से हटाकर प्रांतों को शक्तियां दी जाएं, ये धीरे धीरे चलता रहा और 1937 तक पूरी तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता यहां पर प्रांतों को मिल चुकी थी। ठीक है, तो उसकी शुरुआत भी कहां से हुई है? इसी अधिनियम के तहत हुई है। पांचवा और इंपॉर्टेंट जो है इसमें, वायसराय को विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
क्वेश्चन आता है, किस एक्ट के माध्यम से भारत के वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? 1861 का एक्ट। और यहां अध्यादेश केवल 6 महीने के लिए होता था, जैसे आज भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 बिंदु जो आपको 1861 के तहत पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? पहला, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बढ़ाए गए। विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने का अधिकार दिया गया वायसरॉय को, जिसके तहत पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया। केनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू करी। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ और अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको मिल गई। इसके बाद अगला अधिनियम आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, यह अधिनियम कांग्रेस के 1889 से लेकर 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित था। क्वेश्चन आता है, कौन सा अधिनियम कांग्रेस के प्रस्तावों से प्रभावित था, कांग्रेस अधिवेशनों से प्रभावित था? तो वो था 1892 का अधिनियम। इसमें क्या क्या कहा गया उनको देखिए। इसमें मेनली 2 बातें करी गई। पहली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में हो गई। किसके माध्यम से? 1892 के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होना था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष होती थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संख्या दी जाती थी। तो भारत में निर्वाचन की शुरुआत कहां से हुई है? 1892। हालांकि निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही थी, मनोनीत होकर सदस्य यहां पर आ रहे थे। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। जो 1892 का एक्ट था उसमें चुनाव या निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस प्रोसेस को कहा गया निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। लेकिन निर्वाचन की शुरुआत यहां पर हो गई थी, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, लेकिन कैसा वाला है? अप्रत्यक्ष है। ठीक है। दूसरा जो यहां पर किया गया, बजट पर बहस का अधिकार दे दिया गया। जो परिषद थी विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के एक्ट के माध्यम से दिया गया। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें, पहला अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत और बजट पर बहस करने का अधिकार। ठीक है, यह 1892 का अधिनियम था। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या हुआ उनको देखिए। भारत परिषद अधिनियम जो 1909 का है, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उस समय जो भारत सचिव था वो मॉर्ले था, जो वायसरॉय था वो मिंटो था। दोनों ने मिलकर अधिनियम बनाया, तो अधिनियम का नाम क्या हो गया? मॉर्ले मिंटो सुधार या अधिनियम। अब इसमें क्या क्या बातें हैं उनको देखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत करी गई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत करी गई। इसमें मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरू किया गया, यानी इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट केवल मुस्लिम मतदाता ही देंगे। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब करी गई? भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब करी गई? दोनों एक ही क्वेश्चन है, आप बताएंगे 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार। जब इस व्यवस्था को किया गया तो जो वायसरॉय था मिंटो, इसने एक कथन कहा, इसका स्टेटमेंट था, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। अलग अलग जगहों पर इसी स्टेटमेंट को अलग अलग शब्दों में लिखा गया है, लेकिन जो उसका सार है, जो उसका निचोड़ है वो यही है कि हम जो काम कर रहे हैं ये आगे जाके बहुत घातक सिद्ध होगा। और यही चीज हुई, यहीं से भारत में अलगाव के बीज बोए गए, जो आगे जाकर इतना बढ़ा कि भारत का बंटवारा यहां पर हुआ। इसीलिए जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था भारत के विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना नहीं मिंटो है। ठीक है, मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो 1909 के तहत आपको पहला वाला पॉइंट याद करना है और इसके साथ ये अतिरिक्त तथ्य हैं। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ये कथन किसका है, वो सारी बातें इसी से आपकी जुड़ी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस अधिनियम के तहत करी गई, वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। अभी देखिए, वायसरॉय की 2 परिषदें होती है कार्यकारी, जो काम करवाएगी, एक है विधान परिषद जो कानून बनाएगी। तो विधान परिषद में तो नामित करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है 1861 से, लेकिन वायसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद है जिसमें आपके मंत्री होंगे, उसमें भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत 1909 में हुई।
इसको कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने आपको दोनों को क्लियर किया। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत भी 1909 के अधिनियम के तहत हुई। सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया और ये कानून अधिकारी बने थे, विधि अधिकारी इनको बनाया गया था। अगर मैं आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को एक सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे मान लीजिए संसद में चुनने की शुरुआत कब करी गई भारतीयों को, तब आप कहेंगे 1861। मंत्रिमंडल में शामिल करने की शुरुआत कब हुई है? 1909 में। ठीक है, इसको आप सिंपल इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो विधान परिषद में चुनने की शुरुआत, नामित करने की शुरुआत 61 में करी गई और कार्यकारी परिषद में 1909 में। और सबसे पहले किसको चुना गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सीधा क्वेश्चन आता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और विधान परिषद में होने वाले कौन थे? 3 हमने ऊपर देखे थे, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 2 राजा थे और एक साथ में सर दिनकर राव। ठीक है, इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्यों? वही लॉजिक है, मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड यहां पर वायसराय था, दोनों ने मिलकर बनाया तो कानून हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं उनको देखेंगे। पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको समझिए। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है। जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करी थी, उसमें हमने इसको पूरा डिटेल में कवर किया था घटनाक्रम के अनुसार। तो पहली बार अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कब माना कि उनका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है? तो वो माना 20 अगस्त 1917 को। इसी क्रम में एक एक्ट वो लेकर आए 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, और यहां एक्ट 1921 से लागू हुआ था। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या क्या बातें हैं उनको देखिए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना करी गई। तो केंद्र में द्विसदन बना दिए गए। अभी तक एक ही सदन आपका चल रहा था, केवल विधान परिषद, अब द्विसदन कर दिए गए, एक आपकी राज्यसभा और एक आपकी केंद्रीय विधानसभा। जो राज्यसभा होगी या जो राज्य परिषद होगी, यह आपका उच्च सदन कहलाएगा और केंद्रीय विधान परिषद यानी आज की लोकसभा आपका निम्न सदन कहलाएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कब हो रही है? राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद की 1919 के अधिनियम के तहत। राज्य परिषद में टोटल 60 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे, और विधान परिषद में जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें 144 होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे। यानी आप देखेंगे दोनों में जो मैक्सिमम व्यक्ति हैं वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं। और यह निर्वाचन कैसा होता था? डायरेक्ट निर्वाचन होता था, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब क्वेश्चन आएगा, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? अब आप कहेंगे 1919। सिर्फ निर्वाचन पूछेगा 1892, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पूछेगा 1892। लेकिन अगर स्पेसिफिक होकर पूछेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। केंद्र में द्विसदनीय है और प्रांतों में द्वैध शासन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्टेस को माना जाता है। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, यानी केंद्र में द्विसदनीय कर दिया और प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया, यानी 2 तरीके से शासन चलेगा। प्रांतों के जो विषय होते थे, जो अधिकार प्रांतों को दिए गए, उनको 2 भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। कोई विषय केंद्रीय होगा या प्रांतीय होगा, इसका निर्णय गवर्नर जनरल को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट या जो उस समय का यहां का न्यायालय था, उसे नहीं दिया गया था। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने इस पॉइंट को याद करना है कि केंद्र में द्विसदनीय और राज्यों में द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। अब इन दोनों विषयों के बारे में जान लेते हैं। पहले हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय जैसे विषयों को शामिल किया गया। ये विषय नहीं पूछे जाते आपसे, सिर्फ आता है प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में कब बांटा गया? 1919। जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर गवर्नर का शासन होता था। इसमें वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता लेता था। और जो आरक्षित विषय होते थे, जिसमें रक्षा, विदेश, भूमि, टैक्स, फाइनेंस, जस्टिस, पुलिस, पेंशन, ये सारे आपके विषय होते थे,
इनको आरक्षित विषय की सूची में डाला। इन आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करती थी और कार्यकारी परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। यानी दोनों विषयों पर गवर्नर का ही अधिकार होता था, लेकिन एक में वो जो विधान परिषद है उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है उनसे सलाह लेगा, दूसरे में जो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है उनसे सलाह लेगा। यही व्यवस्था कहलाई गई द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है, जो प्रांतों में यहां पर शुरू की गई। मेन पॉइंट सिर्फ इतना है यहां पर कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में कब बांटा गया प्रांतीय विषयों को, द्वैध शासन के तहत जब प्रांतों में से लागू किया गया 1919 के एक्ट के तहत। तीसरी चीज इस अधिनियम में करी गई, इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया। 1919 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत करी गई थी। अब 10 साल के बाद 1919 में सिखों के लिए भी अलग निर्वाचन की शुरुआत कर दी, ईसाइयों के लिए अलग कर दी जो भारतीय ईसाई थे, और जो आंग्ल भारतीय थे इनके लिए भी अलग निर्वाचन की शुरुआत कर दी। तो क्वेश्चन आता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत आप कहेंगे 1909, सिखों के लिए आप कहेंगे 1919, भारतीय ईसाइयों के लिए 1919, आंग्ल भारतीयों के लिए 1919, ठीक है। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहां पर शुरू हो गई। इस वाले पॉइंट को मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुका हूं। संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार का विस्तार किया गया। यानी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि अगर कोई इतना टैक्स देता है तो उसको वोट देने का अधिकार दे दो, कोई इतना पढ़ा लिखा है तो वोट देने का अधिकार दे दो, किसी के पास इतनी संपत्ति है तो दे दो। इसके तहत कई सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार यहां पर देने की व्यवस्था करी गई। हालांकि पूरी तरीके से असफल रहा था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1926 में जाकर मिला, लेकिन इसी अधिनियम में वो प्रावधान किया गया था, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। जो सिविल सेवा भर्तियां होती थी उनके लिए एक आयोग गठन करने की यहां पर बात कही गई थी इसी अधिनियम में, और इसी के तहत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्यों को अधिकार दिया गया आप अपना बजट खुद बनाइए। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया, 1919 का अधिनियम, और राज्यों को अपना बजट खुद बनाने का अधिकार कब मिला, 1919। तो ये इंपॉर्टेंट 6 बिंदु जो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से ध्यान रखने हैं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इस अधिनियम की जांच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग गठन किया जाने का प्रावधान किया गया था। 1919 में यह एक्ट आया था, 10 साल के बाद यानी 1929 में इसकी जांच के लिए कि इसमें जो जो चेंजेस किए गए इनका क्या असर हुआ, क्या पॉजिटिव रहे, क्या नेगेटिव रहे, उन सब की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग बनाना था। यह वैधानिक आयोग साइमन कमीशन था। जो साइमन कमीशन आया था वो इसी की समीक्षा के लिए आया था, ठीक है। इसका गठन 9 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, 1927 में। 1927 में जो भारत का राज्य सचिव था उसका नाम था बर्कनहेड, और उसने एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई जिसका अध्यक्ष जॉन साइमन था। इसी को बोला गया साइमन कमीशन। कब बना है, 1927 में। राष्ट्रीय आंदोलन में हमने बात करी थी कि 27 में बनना कब था, 29 में। तो 2 साल पहले क्यों बना? उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार थी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अगले साल चुनाव होने थे। ब्रिटेन को डर था, जो कंजर्वेटिव की सरकार है उसको डर था कि अगर लेबर पार्टी चुनाव जीत गई तो 1929 में कमेटी बनाएगी लेबर पार्टी को भारत समर्थक माना जाता था, और इनको लगा कंजर्वेटिव को अगर इन्होंने कमेटी बनाई तो इस कमेटी में ज्यादा लोग भारत समर्थक हो जाएंगे। इसलिए कंजर्वेटिव ने पहले ही कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक फेमस सदस्य था, जॉन साइमन नहीं, वो तो अध्यक्ष था, वो तो नाम आता है। एक फेमस सदस्य था जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन का वो कौन सा मेंबर था जो आगे जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, क्लेमेंट एटली। ये लेबर पार्टी का था, ठीक है। तो गठन याद करेंगे नवंबर 1927 में। फरवरी में ये भारत आता है। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे, 7 मेंबर थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, और भारतीयों के द्वारा विरोध करने का मेन कारण यही था। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, ठीक है। इसने
1928, 1929 में 2 बार भारत का दौरा किया था। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था? 2 बार। मई 1930 में यह अपनी रिपोर्ट दे देता है। अपनी सिफारिश में यह कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, द्वैध शासन प्रणाली को भी जारी रखने का यह सुझाव देता है। आयोग जो ये साइमन कमीशन था, इसके प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उन सारी सिफारिशों के आधार पे एक अधिनियम तैयार किया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम इस अधिनियम को देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन क्या थे, क्या इसमें हुआ, कौन कौन इसमें शामिल हुए, पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आप देख सकते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था। अंग्रेजों के अधीन जितने भी अधिनियम आए 1773 से लेके, चाहे वो कंपनी के शासन के अंतर्गत हो, चाहे ब्रिटिश क्राउन के तहत, उनमें सबसे बड़ा सबसे विस्तृत कौन है? 1935 का अधिनियम। इसमें कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी यही अधिनियम है। क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान और इस अधिनियम में एक मेन डिफरेंस क्या है? इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसमें प्रस्तावना नहीं थी, भारत के संविधान में प्रस्तावना है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? यही अधिनियम है। ठीक है, अब इसमें क्या था, चलिए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव इसी के द्वारा रखी गई। एक संघ बनाने की बात कही गई इस अधिनियम में, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत इनको शामिल किया जाने था। हालांकि कुछ देसी रियासतें मान गई थी, लेकिन ज्यादा नहीं मानी, तो फिर यह लागू नहीं हो पाया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। अभी तक प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया था, यानी प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी कि सारे के सारे विषय आपके हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाएगा, जैसे आज भी आप देखते हैं। प्रांत सूची जिसमें राज्य बनाएंगे, और संवर्ती जिसमें दोनों बनाएंगे। ये 1935 वाली तीनों सूचियां हैं। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत में 54 और संवर्ती में 36 विषय रखे गए। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो इमरजेंसी पावर थी, आपातकालीन शक्तियां और ऐसी शक्तियां जो इन विषयों में शामिल नहीं है, इन सूचियों में शामिल नहीं है, वो किसको दी गई? वो वाइसरॉय को दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। जबकि अगर हम बात करें वर्तमान में, भारत के संविधान में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य और केंद्रों के बीच में। यही 3 सूचियां हैं, बस अब प्रांत सूची को राज्य सूची कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास है। उस समय किसके पास थी? वाइसरॉय यानी राष्ट्रपति के पास थी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। और द्वैध शासन किस तरीके से शुरू हुआ? यहां पर शक्तियों का विभाजन कर दिया। क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया? 1935। प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा 1919। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, जैसा हमने कहा, और उनको प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। यानी अब पूरे जो प्रांतों के अधिकार थे वो प्रांतों को दे दिया। अभी तक प्रांतों में 2 पावर सेंटर बना दिए थे कि एक में गवर्नर जनरल, हालांकि दोनों डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय लेगा, लेकिन एक में इन सदस्यों की मदद लेगा, एक में इन सदस्यों की लेगा। तो 2 पावर सेंटर्स थे। अब जो प्रांत के विषय हैं वो सिर्फ प्रांत के विषय हैं, प्रांत ही उनको देखेगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन दोनों आते हैं, ये अलग क्वेश्चन और ये अलग क्वेश्चन पीछे होगा। क्वेश्चन आता है, प्रांतों में द्वैध शासन कब खत्म हुआ? 1935। शुरू कब हुआ था? 1919। केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1935। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी यहां पर हो गई। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी गई। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, देखिए स्वायत्तता आप तभी देंगे ना जब आप वहां पे कोई जिम्मेदार सरकार का गठन करेंगे कि सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी सरकार की होगी। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार या प्रांतों में स्वायत्त शासन 1935। 1937 के प्रांतीय चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए थे। जो 1935 का अधिनियम है, इसी के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव फिर कराए गए। इसके तहत भारत परिषद खत्म कर दी गई। जो भारत सचिव की भारत परिषद हमने बनवाई थी ना 1858 में, उसको 1935 के तहत खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
बर्मा को भारत से अलग 1937 में किया गया था, लेकिन अधिनियम आपका 1935 का था। ठीक है, इसके साथ साथ उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत भी बनाए गए थे। ठीक है, आरबीआई का गठन किया गया। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई 1935 के अधिनियम के तहत। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आ चुका था, लेकिन जो मान्यता इसको बाद में मिली, जो संवैधानिक दर्जा इसको मिला, वो 1935 के अधिनियम के तहत मिला। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई और यह संघीय न्यायालय तब तक बना रहेगा जब 26 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आएगा। ठीक है, जो यह संघीय न्यायालय बना था, यह अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था जो ब्रिटेन में था। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कब बना? भारत में क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम संघीय न्यायालय की शुरुआत या स्थापना कब हुई? 1937 में 35 के एक्ट के तहत दिल्ली में से स्थापित किया गया था। और अगला जो इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई, इसके तहत दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए, 1919 में उसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को शामिल कर दिया और 1935 में महिलाओं, मजदूर वर्ग, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी, अलग निर्वाचन की शुरुआत कर दी। ठीक है, ये आपका 1935 का अधिनियम, जिसके हमने 8 यहां पर प्रमुख बिंदुओं को देखा और एक एक बिंदु को हमने समझा डिटेल में कि इसमें था क्या क्या चीजें इसमें करी गई। ठीक है, इसके बाद आता है अंतिम अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को एटली घोषणा करता है कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और सत्ता उत्तरदायी भारतीयों को सौंप दी जाएगी। कौन सी डेट इन्होंने रखी थी? 30 जून 1948 तक। 3 जून 1947 को, यहां पर 47 होगा, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना लाई जाती है। 4 जुलाई को इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश का जो सम्राट था वो पारित कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था बेसिकली माउंटबेटन योजना का ही एक प्रारूप था। इसी योजना पर आधारित एक एक्ट आया था, उसी का ये नाम था। ठीक है, इस अधिनियम में क्या कहा गया? इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को और इसे एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत का विभाजन कर 2 आजाद देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, संविधान बनने तक 1935 का अधिनियम ही शासन का आधार होगा दोनों जगह। जो 1935 का अधिनियम था ये इसी के अंतर्गत यहां पर शासन चलेगा जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बनाते। और वायसराय का पद खत्म कर दिया गया, दोनों देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, ये भी इसी अधिनियम के तहत। तो ये था आपका भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ब्रिटिश ताज के तहत जो आपके अधिनियम आए, कई इंपॉर्टेंट अधिनियम थे जिनको हमने पूरा डिटेल में देखा। 1935 में क्या क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, 61 में क्या हुआ और 58 में क्या हुआ। सभी अधिनियमों को बिल्कुल डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।